बोर मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उसमें कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बोला था, न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, बट हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। जिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनको परमिसेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं, और उसका नाम भी रखा गया है, राइट। KLMNOP, ऐसा नहीं। जो परमिसेबल ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, KLMNOP ऐसे चलेगा, राइट। एक इंफिनिटी मान लो, नहीं, इनफाइनाइट ऑर्बिट भी है, ये n इक्वल टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी, याद आ रहा है। सो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो परमिसेबल ऑर्बिट्स हैं, बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन, उसके लिए पूरी बातें हो रही है। तो मैंने बोला हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अपनी एक रेडियस है और अपनी एक स्पीड है, नहीं। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस R2, स्पीड V2 बताया था ना। रेडियस R3, स्पीड V3। रेडियस R4, स्पीड V4, याद आ रहा है। R5, V5, सो ऑन, है ना। नॉट ओनली दिस, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E infinity, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम एंड मोस्ट नेगेटिव। मिनिमम भी है, मोस्ट नेगेटिव भी है, लिखा दिया था ये। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज मिनिमम एंड मोस्ट नेगेटिव, है ना। मिनिमम भी है, मोस्ट नेगेटिव भी है। An electron is most stable in the first orbit, and that's why it is known as ground state. First orbit is also known as ground state. सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड तो लिखा ही है, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। फोर्थ ऑर्बिट को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ ऑर्बिट फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे चलता है ना। वाई हायर ऑर्बिट्स आर एक्साइटेड स्टेट, उसके पीछे भी रीजन है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर ऑर्बिट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी मिनिमम है, मोस्ट नेगेटिव है, और अट्रैक्शन मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एनर्जी मिनिमम, मोस्ट नेगेटिव। आगे चल के डेटा भी देखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड में -3.4, फिर -1.51। तो मोस्ट नेगेटिव फर्स्ट में है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम एंड जीरो ऑल्सो एट इंफिनिटी। कोई बोले इलेक्ट्रॉन की इंफिनिटी पे एनर्जी क्या है, तो मैक्सिमम बोलना है और जीरो भी बोलना है। जीरो है फिर भी मैक्सिमम है, क्योंकि इधर ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी उसकी नेगेटिव है। किसी ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव नहीं है, ये लास्ट क्लास हमने बताया था, याद है। ठीक है, ये लिखवा दिया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर ऑर्बिट, लिखवा दिया ये, है ना। तो लिखो, यहीं से आगे लिखो, हायर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज एक्साइटेड स्टेट। हायर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज excited state. Higher orbits are also known as excited state. Higher orbits are also known as excited state. Higher orbits are also known as excited state, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो इनफाइनाइट चक्कर लगाएगा, ग्राउंड स्टेट में तो इनफाइनाइट चक्कर लगाएगा, लेकिन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में है तो वहां पे 2-4 चक्कर लगा के वापस आता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट उस इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नॉट सो स्टेबल, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल भी नहीं है, समझ गए।
इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट सो स्टेबल। ध्यान रहेगा, लिख लो क्या लिखा था अभी पॉइंट, हायर ऑर्बिट्स ऑल्सो नोन एज एक्साइटेड स्टेट। आगे लिखो इन हायर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन आर नॉट सो स्टेबल। In excited state, electrons are not so stable. In excited state, electrons are not so stable. It will come to up to ground state. It will come to up to ground state to get the stability. It will come up to the ground state to get the stability. ये ग्राउंड स्टेट तक आएगा टू गेट द स्टेबिलिटी, है ना। घर उसका कौन है, फर्स्ट ऑर्बिट, लेकिन कभी वो हायर ऑर्बिट में चला गया तो वहां 2-4 चक्कर लगा के वापस आएगा। गुड टू गो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन कंसेप्ट है। अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो एनर्जी पैकेट, जब तक वो ग्राउंड स्टेट में है, कोई भी एनर्जी पैकेट का लॉस और गेन इनफाइनाइट चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन लॉस और गेन नहीं करेगा। गेन की, लॉस की तो बात भी नहीं होती, क्योंकि और नीचे तो ऑर्बिट भी नहीं। ग्राउंड स्टेट में है, जब तक वो ग्राउंड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व देयर सो मेनी टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन अगर इस पूरे एटम को किसी एनर्जी पैकेट पे एक्सपोज कर दें, इस एटम को किसी एनर्जी पैकेट पे एक्सपोज कर दें, तो उस एनर्जी पैकेट का हो सकता है कोई एक एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब हो जाए, द इलेक्ट्रॉन विच इज एट ग्राउंड स्टेट। और जैसे ही कुछ एब्जॉर्ब होता है, अब वो उसी ऑर्बिट में नहीं रह सकता। अगर वो बाहर से एनर्जी पैकेट लेता है तो इट विल गो टू द हायर ऑर्बिट। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां बोर मॉडल का है जो अभी बोलने जा रहा हूं। जब तक वो इस फील्ड के अंदर है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वैलिड है, इस न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर वो कोई भी पैकेट का लेन देन नहीं करेगा। इस न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट पैकेट्स की लेन देन करेगी, एट वन पैकेट एट ए टाइम करेगी। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूअस नेचर नहीं चलेगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नेचर चलेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट लाइन इज इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ओनली दोज एनर्जी पैकेट which can excite the electron to any one of the higher orbit. The energy of packet absorbed must be equal to energy difference between any two energy level. यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पैकेट एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होना ही चाहिए, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसको डेरिवेशन के बाद इस पॉइंट को दोबारा समझाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन वन पेयर हायर में जाना चाहता है तो एनर्जी पैकेट विल बी एब्जॉर्ब्ड। गुड टू गो। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाना चाहता है तो क्या होगा, यहां से यहां जाना चाहता है, क्या होगा, एक पैकेट एब्जॉर्ब होगा। कहीं भी जाना चाहता है, ये ब्लू लाइन क्या बता रहा है भाई, एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन कब होगी, जब एनर्जी पैकेट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और उसी तरह से डी एक्साइटेशन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो डायरेक्टली वो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, समझ गए। अगर हायर ऑर्बिट में है तो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या फिर वो रुक रुक के आ सकता है। क्लियर है। ये सारा क्या दिखा रहे हैं हम, डी एक्साइटेशन। क्या दिखा रहे हैं ये सारे, ग्रीन लाइन जो है वो डी एक्साइटेशन है और ब्लू लाइन जो है वो एक्साइटेशन है, समझ गए। in order to go to higher orbit from lower orbit, energy packet will be absorbed. When electron jumps from higher to lower, energy packet will be emitted. When electron jumps from lower to higher orbit, energy packet will be absorbed. तो लिख के रख लो, when electron jumps from lower to higher orbit, quantum or energy packet will be absorbed. When electron, या उल्टा बोलो, when energy packet will be absorbed, then only it will jump to lower to higher. नहीं, when electron absorbs energy packet, it will jumps to, मैंने क्या लिखा दिया वही पॉइंट लिखा देता हूं, when electron jumps from lower to higher orbit, energy packet will be absorbed. इसी को दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे,
कि जब पैकेट एब्जॉर्ब होगा तभी जंप होगी। गुड टू गो। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, एनर्जी पैकेट विल बी एब्जॉर्ब्ड, है ना, फुल स्टॉप। इसी में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, when electron jumps from higher to lower orbit, energy packet will be emitted, energy packet will be emitted। मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको एब्जॉर्प्शन बोलोगे, एमिशन बोलोगे? कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे जा रहा है, एरो ऐसा बना हुआ है। सो ये कब पॉसिबल है, ये एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन? ये एब्जॉर्प्शन है कि नहीं? 3 से 7 क्या है? दीज आर एब्जॉर्प्शन। 4 to 9 एब्जॉर्प्शन। 1 से 4, 1 से इंफिनिटी। हमेशा ध्यान रखना कि लोअर से हायर इज एब्जॉर्प्शन, है ना। तो ऑप्शन में जब भी लिखा रहे कि विच लाइन क्रॉसपॉन्ड्स टू एमिशन, और ऑप्शन ऐसा रहे तो ये आंसर कभी नहीं होगा। विच लाइन क्रॉसपॉन्ड टू एमिशन, भाई ये सारे तो एब्जॉर्प्शन लाइन है ना। एमिशन, एमिशन में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली 2 से 1 बोल सकते हैं, 5 से 3 बोल सकते हैं, इंफिनिटी से 1 बोल सकते हैं, 7 से 2 बोल सकते हैं। दीज आर, इन सब के केस में क्या होगा, क्या निकलेगा? फोटॉन्स एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है वो एब्जॉर्ब होगा। इन सारे केसेस में अलग अलग पैकेट क्या होगी? एमिट होगी। बोलो, अलग अलग पैकेट एमिट होगा। ये ध्यान में रखोगे सब लोग? बढ़िया। ये डायग्राम बनाओ जल्दी से फिर से एक बार। मतलब पता है, जैसे होता है ना, तुम लोगों को कभी कभी स्ट्रेस होता है, कुछ होता है, स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे बड़ा, सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस लो तब नहीं होगा। हाँ सीरियसली, स्ट्रेस जब लोगे ना तो स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस लेने का क्या मतलब है? अरे किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है ना, तो वो काम कर लो। स्ट्रेस लेने का मतलब वो काम कर लो, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई कर लो, देखो स्ट्रेस खत्म। हाँ यही है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रूल, यही बना लो जिंदगी में कि जिसकी वजह से स्ट्रेस है उसी को खत्म कर दो, उड़ा दो एकदम, है ना। खैर बात की बात है, मेरा कंसर्न है इतने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, ये सही नहीं है ना। थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। कोई नहीं, उनको तो ऐसे भी सरप्राइज मिलेगा सेकंड लेक्चर में। हाँ क्या मिलेगा ना। वो जो कुमार विश्वास का शायरी है ना, वो इस तरह से है कि पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना। पनाहों में जो आया, समझ गए? तुम्हारे शरण में, यही प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री नहीं समझ रहे, शायरी नहीं समझ, क्या समझेंगे भाई? हाँ, पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना, है ना। मतलब जो तुम्हारे शरण में आ गया उसको क्यों मारना? पनाहों में दरिज, है ना। जो दिल पहले से हारा हुआ हो उस पे अधिकार क्या करना। हाँ, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है भाई। पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना, और जो दिल पहले से हारा हुआ हो उस पे अधिकार क्या करना। और इश्क का मजा तो डूबने की कसम कसमें है, इश्क का मजा तो डूबने की कसम कसमें है, जो मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। तो मजेदार बात तो यही है इस जर्नी का, है ना। अगर तुम्हें पता ही चल गया कि तुम्हारा हो ही जाएगा नीट में इस बार, तो इस जर्नी का मजा नहीं है। या पता ही चल गया कि नहीं हो रहा है तो भी मजा नहीं है ना। तो पहले से अगर डेस्टिनेशन पता है कि क्या होना है तो जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाता है। तो ये चीज रहने दो लाइफ में, है ना। और देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
इतने साल का, तुमसे तो बड़ा ही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि कभी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, नेवर एवर, है ना। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अ, तुम्हारा नहीं हुआ तो लाइफ खराब हो गई, जिनका हो गया उनका लाइफ बहुत अच्छा हो गया, है ना। इन शॉर्ट, किसी के ना होने का गम भी उतना है जितना होने का है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये है इसलिए बेटर है। मैं बताऊं, कोई नहीं है उसलिए भी बेटर है या वर्स्ट है, दोनों चीजें होती है। कोई चीजें है तो वर्स्ट भी है बेटर भी है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है। ये सब रिलेटिव टर्म है, बहुत बुरा है बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँ, तुम अगर लाइफ के लिए एकदम कोशिश करो कि नहीं ये परफेक्ट हो, ऐसा ही होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कभी नहीं आता। मैंने तो एक्सपीरियंस किया अभी तक जिंदगी में। जिस समय मेरे को ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मुझे लाइफ समझ में आ गई, उसी समय जिंदगी अपना मीनिंग बदल देती है। बिल्कुल। जिस समय लगने लगता है कि नहीं अब तो लग रहा है कि सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है जिंदगी में, है ना, फिर उसी समय कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, फिर लगता है यार नहीं यार, अभी और मेहनत करना है, अभी और कुछ करना पड़ेगा, अभी और प्रूव करना पड़ेगा। बार बार ऐसा होता है ना। ऐसा लगता है कि नहीं अब बस हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि, लेकिन वो देखो ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ सैड हो गया, वो जिंदगी है ऐसे ही चलती है ना। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। और इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को रोक के मत रखो कि नहीं ये टाइम आएगा तभी हम कुछ करेंगे, है ना। जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए। इन शॉर्ट, जैसे अभी अच्छे से जिंदगी जीने का मतलब है कि अभी तुमने एक टास्क उठाया उसको करो अच्छे से, आगे क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जिंदगी जीने का मतलब ये है कि टास्क उठाया है तो उसको करो, है ना। जो लोग एब्सेंट हैं, मैं बोलूँ भाग रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, है ना। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। खैर, यहाँ तक हो गया सबको, एक्साइटेशन डिक्साइटेशन समझ में आ गया पक्का, है ना। हायर ऑर्बिट अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां अट्रैक्शन मैक्सिमम नहीं है। हायर ऑर्बिट अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां अट्रैक्शन कम है और एनर्जी भी ज्यादा है। नेगेटिव में ही है लेकिन एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल क्यों है? अट्रैक्शन मैक्सिमम है, एनर्जी मोस्ट नेगेटिव है, मिनिमम है। क्लियर है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था वो लिख लो, एनर्जी ऑफ पैकेट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, energy of packet emitted or absorbed by the electron, energy of packet emitted or absorbed by the electron must be equal to energy difference, very important line है ना, energy of packet emitted or absorbed must be equal to energy difference between two given energy levels, must be equal to energy difference between two given energy labels, ब्रैकेट में लिख सकते हो, where transition happens, है ना। must be equal to energy difference between two labels where transition happens। देखो इसमें से कोई दो ऑर्बिट दिखा देता हूँ, है ना। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये कोई ऑर्बिट और एक ऑर्बिट और दिखा देता हूँ ऐसा। इलेक्ट्रॉन ये मान लो n1 है, ये n2 है, n1 है n2 है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जाएगा, है ना, तो एक एनर्जी पैकेट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन जरूर एक पैकेट लिया होगा, राइट। और जो पैकेट लिया होगा फोटोन के टर्म्स में लिया होगा, जिसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होगी, है ना। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो हायर ऑर्बिट में है तो यहां से यहां जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? एक वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी पैकेट सराउंडिंग को दे देगा। अच्छा, पता है जो एनर्जी पैकेट यहाँ एमिट होगा और यहाँ जो एब्जॉर्ब होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। जज्बात सिर्फ बदल जाएगा। क्या जज्बात बदलेगा? यहाँ बोलेंगे क्या हुआ है,
फर्स्ट वाले केस में बोलेंगे एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ क्या बोलेंगे, एमिट हुआ है। अरे यस नो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो पैकेट जो एब्जॉर्ब या एमिट हुआ है, दैट मस्ट बी एनर्जी डिफरेंस हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। पता है, हायर से लोअर आओ या लोअर से हायर जाओ, हमेशा डिफरेंस यही लिखना। अगर मान लो लोअर से हायर जा रहे हो तो ये लग रहा है फाइनल है, ये इनिशियल है, तो यहाँ तो समझ में आता है इस फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो लगता है ये इनिशियल है ये फाइनल है, नहीं लग रहा है। यहाँ भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, बस यही फर्क है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू नेगेटिव नहीं बोलने से ज्यादा बेटर क्या है, हमेशा लोअर से हायर जाए तो भी एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ दिस करो, हायर से लोअर जाए तो भी एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर करो। इसकी एनर्जी कितनी हो गई, En2, इसकी एनर्जी En1। हमेशा फॉर्मूला यही लगाना है। और जो पैकेट एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेबल्स, मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेबल्स। मैं फिर बोल रहा हूं, एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, हमेशा हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी कर दो तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बस फर्क ये है कि 7 से अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे E7 माइनस E2 करोगे, अरे ऐसा नो, तो वो वैल्यू आएगा एमिशन। 7 से 2 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एमिटेड। और 2 से 7 जा रहा है तो यहां भी हम रखेंगे 7, यहां 2 ही रखेंगे, सॉरी कुछ गलती लिखा है यहाँ पे, हाँ यहाँ 7 यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी बस यहाँ जज्बात क्या बदलेगी, दैट इज एब्जॉर्ब। अगर 2 से 7 जा रहा है तो भी 7 E7 माइनस E2, और अगर 7 से 2 आ रहा है तो भी क्या, E7 माइनस E2। जज्बात क्या बदल गया, फीलिंग क्या बदल गई, एक समय एब्जॉर्ब हुआ एक समय एमिट हुआ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमने लिखा है। लिखो जल्दी से लिखो, क्विक क्विक डायग्राम बना के लिखिए। लिखिए आगे, एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग दो इसी में, एक्सप्रेशन फॉर आर एन। आर एन क्या है आपको पता है, वी एन, टी एन, न्यू एन, radius of nth orbit, velocity of electron in nth orbit, time period of revolution in nth orbit, frequency of revolution of electron in nth orbit, potential energy of electron in nth orbit, kinetic energy of electron in nth orbit, total energy of electron in nth orbit. Expression for है ना, इन सब की एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग। Radius of nth orbit, velocity of electron in nth orbit, time period of revolution of electron in nth orbit, frequency of revolution of electron in nth orbit, potential, kinetic and total energy of electron in nth orbit। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन करना है ना। आर एन, वी एन, टी एन, न्यू एन, पीई एन, के ई एन एंड ई एन, इन सब की एक्सप्रेशन करनी है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, कैसे एक्सप्रेशन होगा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ तक फील्ड है उस एटम का, और ये कोई nth ऑर्बिट है, हमें नहीं पता k है, l है, m है, n है, क्या है नहीं पता, कोई एक nth ऑर्बिट है परमिसेबल nth ऑर्बिट। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी रेडियस होगी
आर एन, वेलोसिटी होगी वी एन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एम मान लेते हैं, चलेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मान लिया, एम। इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में यहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया, दैट इज टी एन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक सेकेंड में इस ऑर्बिट में कितना चक्कर लगाएगा, दैट इज न्यू एन। एक सेकेंड में इस ऑर्बिट में कितना रिवोल्यूशन होगा, साइकिल पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फ्रीक्वेंसी अलग है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं फोटोन का पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं पढ़ते। वो लाइट सोर्स रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। वहां जो पढ़ा था वो रेडिएशन का टाइम पीरियड है, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड है वो इलेक्ट्रॉन का है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उधर भी आपने टाइम पीरियड पढ़ा है। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं, जबकि यहाँ जो लाइट सोर्स है उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। समझ में आए? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, हमें पता है nth ऑर्बिट में कौन सा दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर आर एन मस्ट बी इक्वल टू के जेड ई इंटू ई बाय न्यूक्लियस पे चार्ज कितना बोलोगे बच्चे? अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो जेड प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और एक प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो Q1 इज जेड ई एंड Q2 कितना बोलेंगे, सॉरी Q2 इज जेड ई, Q1 इज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई के बराबर। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना, अगर हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस में भी ई चार्ज होगा। He प्लस है तो दो प्रोटॉन, तो 2e। Li प्लस 2 है तो न्यूक्लियस में चार्ज 3e, है ना। Be प्लस 3 है, बेरिलियम प्लस 3 है तो न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, 4e। याद रखोगे ना? तो ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। बोलो, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लो। इसी से हम क्या लिख सकते हैं बताओगे? mvn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन। ये भी तो लिख सकते हैं, बोलो। इसको 2 बोल देते हैं, इसी को बस शॉर्ट किया है तो ये मिला हमें, ये और ये कैंसिल कर दिया। बोलो, यहीं पर एक इक्वेशन और क्या लिख सकते हैं बच्चे, जो उसको सपने आए थे, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू nh बाई 2 पाई। इसको 3 बोल देते हैं, चलेगा? बोलो, इसको 3 बोल दिया। मुझे बताओ कि अगर हम इन दोनों को यूज करें 2 और 3 को, है ना, यहाँ पे आर एन है ना, यहां से आर एन निकाल के इसमें रख सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं यहीं पर, आर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2, सॉरी फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 आर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एच बाई 2 पाई डिवाइड बाई क्या, एम वी एन लिख सकते हैं। बोलो। अच्छा, फ्रॉम, अब इसको मान लो मैं 4 बोल दिया, पुट 4 इनटू, यहां आर एन है, दिख रहा है, थर्ड से आर एन निकाला और उसको मैंने सेकंड में पुट कर दिया, क्या मिलेगा इधर, क्या मिलेगा, एम वी एन स्क्वायर मिलेगा। एम वी एन स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर लिखेंगे, के जेड ई स्क्वायर, आर एन के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ आर एन है ना, उसके जगह पे क्या रख देंगे, ये पूरा एन एच बाई 2 पाई इंटू एम वी एन 1 बाई ना 1 अपॉन एम वी एन। बोलो, होगा? कोई तकलीफ है अभी तक? अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊपर ये सब जा रहा है, एम और एम कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाएगा तो,
चलो पहले लिख देते हैं, एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के जेड ई स्क्वायर एम वी एन इंटू 2 पाई अपॉन एन एच। बोलो यही होगा ना। अब कैंसिल करो, एम और एम कैंसिल करो, वी एन स्क्वायर या वी एन है तो इधर सिर्फ वी एन बचेगा। बोलो उधर क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई नहीं बाई एन एच होगा। अब मुझे बताओ इन सारे एक्सप्रेशन में कौन कौन सा चीजें अननोन है, तो ये कौन सा एच लाइक एटम है और कौन सा ऑर्बिट है, उसके हिसाब से जेड और एन डिसाइड होगा। अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड 1 लेंगे, और फर्स्ट ऑर्बिट होगा हाइड्रोजन का तो यहाँ 1 रखेंगे। अगर एच ई प्लस होगा तो जेड यहाँ 2 रखेंगे, और एच ई प्लस में भी तो इन्फाइनाइट ऑर्बिट परमिसेबल ऑर्बिट्स हैं, तो ऑर्बिट बदलेगा और जेड बदलेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है पता है, जेड और एन, के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच एक जगह रख दो, यहाँ वेरिएबल है जेड एन एन। बोलो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड दिस कैन बी 5। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 वेलोसिटी ऑफ। और पता है के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का स्क्वायर, 2 इंटू पाई 22/7। एच का वैल्यू 6.626 इंटू, और ये सारा वैल्यू रख दोगे ना तो ये सॉल्व करके 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये तो अननोन ही है, ये आता है। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इन nth ऑर्बिट। इसी को कुछ लोग लिख देते हैं v नॉट जेड बाई, वो जो नया कांस्टेंट है उसको सामने क्या मान लेते हैं, v नॉट। समझ में आया? तो मैं ज्यादा नीचे लिख दिया हूँ, एडजस्ट करना। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट। अब अगर तुम्हें रेडियस निकालना है, फर्स्ट वेलोसिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए, तो 1 रख देंगे। सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है तो 1 2 रखेंगे। हाइड्रोजन जब तक है ये तो 1 ही रहेगा, खाली ऑर्बिट वेरी करेगा। नहीं, अगर मान लो v1 फॉर h निकालना है तो v नॉट कितना है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और h है और 1 है तो 1/1 रख दोगे। v2 फॉर h निकालना है, z का वैल्यू h के लिए हमेशा कितना होता है, 1, और सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है। v3 फॉर h निकालना है, v नॉट 1/3 आ रहा है समझ में। v4 फॉर h निकालना है, v नॉट फॉर होगा यही। अगर v1 फॉर he प्लस निकालना है तब v1 फॉर he प्लस, तो यहां तो 1 लेकिन he प्लस के लिए 2, कितना रख देंगे, v नॉट इंटू 2/1। v2 फॉर he प्लस निकालना है, v नॉट 2/2। जब तक he प्लस है जेड का वैल्यू क्या होगा। अब देखो मजेदार बात, यहां से नया चीज सीख रहे हो कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, वो हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में है। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है दैट इज v नॉट, और वही हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट में वो स्पीड आ रहा है। तो कोई भी एच लाइक एटम के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, बोलो, है ना। जैसे मान लो v4 फॉर Be+3 बना निकालते हैं, v4 फॉर, तो इस फॉर्मूला में क्या रखेंगे, v नॉट Be+3 है, जेड का वैल्यू 4, और फोर्थ ऑर्बिट भी है, क्या कर दें, v नॉट 4/4 v नॉट। देख रहे हो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, वो He प्लस का सेकेंड ऑर्बिट में है, और वही बेरिलियम एच लाइक एटम होता तो फोर्थ ऑर्बिट में होता। क्लियर हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड है वही बेरिलियम+3 आयन का इलेक्ट्रॉन का कौन से ऑर्बिट में स्पीड होगा, फोर्थ ऑर्बिट में, सेम स्पीड होगा। मेरी बात आ रही है समझ में यहां तक, बोलो पक्का। तो ये तो एक ऐसे ही कैलकुलेशन करा दिया, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है,
जस्ट वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं बता दिया, समझ गए। अब मुझे बताओ कि Vn पता चल गया है ना, तो फ्रॉम 2 क्या लिखोगे, सॉरी फ्रॉम 3 क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 Vn इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, फ्रॉम 3, सॉरी Vn बोल रहा हूं, Rn इक्वल टू क्या लिख देंगे फ्रॉम 3, बोलिए यहां डिराइव करते हैं। फ्रॉम 3 Rn इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी हाँ Rn इक्वल टू क्या लिखेंगे, NH/2 पाई इंटू MVN, ये ना, हमें एक्सप्रेशन अभी किसका आया था, Vn का आया था ना, तो Rn का एक्सप्रेशन चाहिए। नाउ यूज 5, बताओ यहां Vn है, यहां Vn है, दिख रहा है, बोलो। हमें Rn चाहिए तो Vn यहां अगर रिप्लेस कर दें, हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट चाहिए, तो ये Vn को इससे रिप्लेस कर दे, Vn का ये एक्सप्रेशन है, इसको यहां पुट कर दो, है ना, और ऑलरेडी ये लिखा हुआ है हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम, ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन है हमारे पास, देखो ना 4 वाला, वी हैव Rn इक्वल टू क्या है, NH/2 पाई इंटू 1 बाई, है ना, ये तो है। नाउ यूज 5 या 6, 5 यूज 5, क्या मिलेगा, Rn इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NH/2 पाई 1 बाई m इंटू Vn की जगह पे क्या रख देंगे भाई, Vn के जगह पे रख देंगे k e स्क्वायर 2 पाई h अपॉन z/n, पूरा रख रहे हैं वैल्यू, समझ गए। अब थोड़ा सॉल्व करो इसको, देखो क्या मिलेगा, बताओ, ये n और n ऊपर जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है, ये n और ये n यहाँ पे अलग से, इधर क्या क्या बचेगा, z और n तो इधर अलग से आ गया, देखो तो n स्क्वायर बाई z अलग से आ चुका है, नीचे z और ये n ऊपर गया है, उसको अलग कर दिया, इधर क्या क्या बच रहा है, सोचने वाली बात है, h और h ऊपर गया, h स्क्वायर हो गया, बोलो, नीचे क्या है 4 पाई ना, हाँ नीचे है 4 पाई स्क्वायर 2 पाई 2 पाई 4 पाई के ई स्क्वायर, पहले के और ई स्क्वायर रख देते हैं, इंटू एम ना, शायद यही रहेगा, देखो तो Rn का एक्सप्रेशन आ गया जी हमारे पास, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया, देख लो आ रहा है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ गया भाई, आ गया ना। अब बताओ ये सबका वैल्यू तो पता है ना, h पाई के ई एम, h का स्क्वायर है, पाई वगैरह का वैल्यू पता है, k का वैल्यू पता है, जब ये सारा वैल्यू रख दोगे तब Rn आता है 0.529 एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर बाई z, ये सारा वैल्यू SI में आया था, मैंने एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट किया है, इसी को हम Rn को क्या बोलेंगे, R0 n स्क्वायर बाई z, मेरी बात आ रही समझ में, आपको ये एक्सप्रेशन रटना है, बहुत खराब किस्मत हुआ तो ऐसा भी आता है कभी कभी कि रेडियस मान लो बोल दिया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रू और फॉल्स। देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में मास आ रहा है क्या, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बताओ वो एक्सप्रेशन का भी, सैटेलाइट का जो स्पीड है इन nth ऑर्बिट या अर्थ के चारों तरफ, क्या वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करता है, नहीं, वही कंसेप्ट समझ में आए, सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड उस सैटेलाइट की मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, इनफैक्ट अर्थ के मास पर डिपेंड कर रही है। इसके वेलोसिटी याद है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट एम, वहां मास ऑफ सैटेलाइट है या अर्थ है, तो वही वाली बात है। अब देखो कंसेप्चुअल भी है ना, कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इन nth ऑर्बिट क्या उस इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, चार्ज पे डिपेंड करती है, बट चार्ज का स्क्वायर भी है,
क्या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करती है? नहीं, न्यूक्लियर चार्ज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज है बेसिकली। Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। मेरी बात आ रही समझ में? अब फॉर्मूला लगा दो भाई फटाफट। R1 फॉर H क्या होगा? R1 फॉर H, ये फॉर्मूला लगाएंगे। H है तो अच्छा 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, और H है तो कितना बोल दोगे? R0 1 का स्क्वायर बाई 1, कितना? R0। R2 फॉर H, R0 2 का स्क्वायर बाई 1, कितना? 4R0। मिला? मतलब R3 फॉर Li प्लस 3 है तब Li प्लस 2 है तब R3 फॉर Li प्लस 2, तो 3 थर्ड ऑर्बिट, यहाँ 3 रखना है, और लिथियम है तो यहाँ 3 रखना है, राइट? R0 3 का स्क्वायर बाई 3, नीचे एक 3 है, ऊपर n का स्क्वायर बाई z है, कितना हो गया? 3R0। आ रहा है समझ में? So in this way we have the formula of radius of electron in nth orbit as well as velocity of electron in। अच्छा, वेलोसिटी से क्या पता चल रहा है आपको? वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है जब डिस्टेंस बढ़ रही है? तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड v0 है, सेकंड ऑर्बिट में v0 by 2, थर्ड में v0 by 3, v0 by 4। मतलब एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, एनर्जी इन ऑल्सो इंक्रीजेस। एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, वेलोसिटी डिक्रीजेस, है ना? बोला जाता है कि सन से जो क्लोज है, सबसे क्लोज है मरकरी, मरकरी है ना, वो फास्टेस्ट रोटेट कर रहा है। 2-4 दिन में, 10 दिन में, देख लेना उसका क्या है टाइम पीरियड। जैसे अर्थ को तो 365 दिन लग रहे हैं ना एक चक्कर लगाने में, मरकरी को उतना टाइम नहीं लग रहा होगा, फटाफट चल रहा है, समझे? वही जो बहुत दूर का प्लेनेट है प्लूटो वगैरह, उसको हमें 1 साल लगता है पता चलता है, उसको 100 साल लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, इतना स्लो चल रहा है वो। आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉन जो पास है वो फास्ट घूम रहा है, और जो दूर है स्लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ट्रू, है ना? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ट्रू। इस तरह की लाइन है, डेरिवेशन से लाइन बनते हैं। लिखो फटाफट, 2 मिनट टाइम दूंगा पूरा लिखने का। लिखो। टाइम पीरियड तो अब आसानी से आ जाएगा, कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड बताओ? बताओ, वेलोसिटी और रेडियस दोनों है ना हमारे पास? बोलो, वेलोसिटी रेडियस दोनों है। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2πrn, ये पूरा सरकमफेरेंस, और कांस्टेंट स्पीड से कवर हुआ। डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज टाइम पीरियड, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो इधर vn इधर tn कर सकते, तो उल्टा कर दो, आ जाएगा। यहाँ पे क्या रख दो? 2πrn की जगह पे r0 n स्क्वायर बाय z रख दें, एक्सप्रेशन है हमारे पास। एंड vn की जगह पे v0 z बाई n, 2πr0 बाई v0, बोलो, इनटू क्या? n क्यूब बाई z स्क्वायर। सो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट, ये तुम लिख दो क्या? t नॉट, ये एक नया कांस्टेंट कर दो। हालांकि इसका वैल्यू तू घर पे निकाल लेना सॉल्व करके। 2πr0 का वैल्यू रखना 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसका वैल्यू तो लिख दिया है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सब ऐसा ही में रखना, टाइम पीरियड मिलेगा। पता है टाइम पीरियड जो है ना, लगभग मुझे लगता है कि 10⁻15 सेकेंड के ऑर्डर में आएगा। सोचो कितना कम टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, राइट? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Tn। ये 8, ये 9, चलो इसको 10 मान लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर Tn, टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट। अगर टाइम पीरियड फॉर H एटम फर्स्ट ऑर्बिट है
तो यहाँ पे 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर, समझ में आया? ये वैल्यू पुट करके मैं अलग अलग रेडियस नहीं निकाल रहा हूं, उधर निकाला था वेलोसिटी रेडियस, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? टी नॉट के टर्म्स में निकल जाएगा, बोलिए। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट 1 बाय टाइम पीरियड होता है। एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? अगर एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लग रहा है तो ये सॉल्व करके कितना, 1 बाय टी नॉट एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, 1 बाई टी नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, 1 बाई टी नॉट एक नया कांस्टेंट होगा न्यू नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट। देखो पता है यहां पर भी सरप्राइजिंगली एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाएगा पता है? जैसे ये टी नॉट का पावर क्या था, 10⁻15 था, तो उसका रेसिप्रोकल होगा ना, एक सेकंड में 10⁻15 टाइम्स रोटेट कर जाएगा। एक सेकंड, सोचो कितना हाई स्पीड है, और है भी, स्पीड का तो वैल्यू देखा है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अरे यस नो, स्पीड बहुत हाई है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में, और ऑर्बिट भी तो नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रॉन में है ऑर्बिट। तो एक सेकंड में 10⁻15 टाइम्स रोटेट कर जाएगा, सोचो कितना हाई स्पीड है। इन 1 second electron will rotate this much time, 10⁻15। क्लियर है? यहां तक समझ गए सब लोग? नाउ फिर से यहां पे तुम चाहो तो अलग अलग एटम के लिए टाइम पीरियड निकाल लेना, और डिफरेंट एच लाइक एटम के लिए फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना, जैसे मैंने वेलोसिटी के 4-5 वैल्यूज निकाले हैं, और रेडियस का भी वैल्यू निकालना है। टाइम नहीं दूंगा, जल्दी लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी होने जा रहा है, दैट इज एनर्जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। रिमोट नहीं है क्या? रिमोट किसी के पास? इधर पास कर दो, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ओके, नाउ लिखिए, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में है उसके पास कितनी तरह की एनर्जी है? हाउ मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैव इन nth ऑर्बिट? इलेक्ट्रॉन के पास nth ऑर्बिट में स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, बोलो नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी है? हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा आपको देखो, फ्रॉम टू क्या लिख दोगे? mvn का स्क्वायर है ना हमारे पास, तो mvn की जगह पे ये है कि जेड स्क्वायर बाई आर एन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्या? काइनेटिक एनर्जी। देख लो उधर कितना नंबर था, 11 तक था ना, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नाउ इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है nth ऑर्बिट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में है, दो चार्ज पार्टिकल है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसको लिखोगे के जेड ई इंटू माइनस ई बाई आर एन। क्लास में बताया था पोटेंशियल एनर्जी के समय Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर, बोला था ना। बेसिक टर्म्स जब पढ़ाया था, याद है? टर्म्स, यूनिट्स, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स, है ना? जिसने मिस किया लेक्चर वो देखो, शुरू में ही पढ़ाया है, टर्म्स, यूनिट्स, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स। एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का तुम्हारे बैच का, तो वो जो 2-3 लेक्चर मिस हुआ उसको देख लेना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर,
कूलम्बिक लॉ में फोर्स का एक्सप्रेशन होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बताया ना। पोटेंशियल एनर्जी विल बी के Q1 Q2 बाई आर, और Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी के Q1, न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव है, Q2 कितना है, माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, बाई आर एन। इसको सॉल्व करके लिखोगे के, माइनस साइन सामने आ जाएगा, के जेड स्क्वायर बाई आर एन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कोशिश करो साथ में ही लिखते चलो समझते हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फास्ट लिखा रहा हूं, सब एकदम स्लो चल रहा है, एक्सप्रेशन भी स्लो ही हो रहा है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। क्या इलेक्ट्रॉन के पास और भी कोई एनर्जी है? नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास दो ही एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। हाँ, दोनों का समेशन विल बी टोटल एनर्जी, लेकिन इसके अलावा कोई एनर्जी है क्या? क्या इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी है? क्या इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ है ऐसा? नहीं। जो H लाइक एटम है उसके पास दो ही तरह का एनर्जी है। और पता है, बड़ा समझदार था बोर, उसने दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं लिया। अगर गलती से दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता तो उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं कर पाता वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का भी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा बीच में, और वो तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो बोर बहुत समझदार था, बोला चलो एच लाइक एटम के लिए मॉडल देते हैं। समझ गए? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एनर्जी निकालते भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं। क्या आपने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है? जहां पे बहुत सारे एटम है वहां एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम नंबर पढ़ा है। अरे कहाँ एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा है क्या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में? कभी पूछता है एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ? वहां बस अबाउ रूल बोलते हैं कि एन प्लस एल रूल से एनर्जी कंपेयर कर लो, जिस सबसेल या ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट एनर्जी निकालते हो क्या वहां पर? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? सोचो ना, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी एनर्जी निकालने में हालत खराब हो जाएगी। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और है इसी ऑर्बिट में, अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दोनों की वजह से भी तो लेंगे, और वो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस में फिक्स नहीं है। अरे यस नो? तो एनर्जी सिर्फ दो ही तरह का एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। कौन कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy, sum of kinetic and potential. This is En is total energy, half mvn square plus minus k z square by rn। मैंने पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ जो रखा था वो रख दिया, काइनेटिक का वैल्यू रख दिया, लेकिन यहाँ सॉल्व नहीं होगा, दिख रहा है? हाफ एम बी स्क्वायर और ये सॉल्व होगा क्या? तो काइनेटिक का एक और एक्सप्रेशन तो है, तो उसको रखना पड़ेगा क्या, तब सॉल्व होगा। बोलो, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर एन, है कि नहीं? अब यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? के जेड स्क्वायर बाई आर एन कॉमन हो जाएगा, यहाँ 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो तो ये दोनों सेम है ना, तो ये सॉल्व करके -1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर एन आ जाएगा। देखो टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है हमारे पास, दिस इज 14। टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है, देखा? अब मैं बताऊं, जेई एडवांस तक में ऐसे सवाल आए हैं कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट बाय टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा? ऐसे जे एडवांस तक में सवाल आए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक बाय टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? तो काइनेटिक का एक्सप्रेशन कितना है भाई? प्लस हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर बाय आर एन, और टोटल का एक्सप्रेशन माइनस है हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर बाय आर एन। पता चला ये आ गया माइनस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक बाय टोटल? -1। और पता है इरेस्पेक्टिव ऑफ एच लाइक एटम, कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रेशियो निकालोगे काइनेटिक बाय टोटल -1 आएगा। हीलियम के किसी भी ऑर्बिट में निकालो, लिथियम के किसी भी ऑर्बिट में निकालो, लेकिन सेम ऑर्बिट में काइनेटिक भी लेना, सेम ऑर्बिट में टोटल भी लेना। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक ले रहे हो और टोटल ले रहे हो 7th ऑर्बिट में, वो नहीं आएगा -1। सेम ऑर्बिट में देख रहे हो सबके लिए ये पूरा वैल्यू आर एन सेम है ना, मतलब दोनों के लिए ऑर्बिट सेम है, समझ में आए। और जेड भी दोनों के लिए सेम लेना है, मतलब दोनों ही एच एटम का ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एच एटम से ही बिलोंग करना चाहिए या He+ से। अच्छा यहीं पे बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल, पोटेंशियल ये है, टोटल ये है, 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया हुआ है एडवांस में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल? रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमोट किसके पास है? ऑन करो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल कितना है? 2 है ना। रेशियो ऑफ पोटेंशियल बाय टोटल, बोलो यहां तक समझ में आ गया जी। और काइनेटिक बाय टोटल का रेशियो बता दो, सॉरी काइनेटिक बाय पोटेंशियल का रेशियो बता दो। चलो काइनेटिक बाय पोटेंशियल, दिस बाय दिस करना है ना, तो -1/2, ये भी याद रख लो, ठीक है। डन। मुझे बताओ, हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, है। अब देखो कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। En -1/2 क्या है? k Z² बाई क्या है? Rn। टोटल एनर्जी Rn का एक्सप्रेशन हमने निकाला था h² बाई 4π²। Rn का एक्सप्रेशन देखो 5 या 6 होगा, कहीं 7। h² बाई 4π² ke² m, और यहाँ पे क्या था? n² बाई z ना। अरे याद आ रहा है क्या यूज किया? यूज कौन सा इक्वेशन था? वो ये 8 ना, ठीक है, यूज 8 ही था। R0 के टर्म्स में एग्जैक्ट वैल्यू था 8 था, ठीक है। ये जो आया ना भाई, वहां पे जो Rn है उसको हमने पीछे जो डिराइव किया था उसको रख दिया। बोलो तो En कितना हो जाएगा? अब सॉल्व करो। ये ऊपर गया तो 4π² और 1/2 है, तो -2π² होगा। बोलो 4π² 1/2 है। k² e⁴ m, नीचे h², और इधर क्या? z ऊपर गया, ये z और ये z² बाई n²। दिखा? जस्ट हमने थोड़ा सा सॉल्विंग कर दी। दिस इज द एनर्जी एक्सप्रेशन। ये कितना था? 13 14 कितना था ये? तो ये 15 हो। समझ गए? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, देख लो चार्ज का 4 पावर है, इलेक्ट्रॉन का पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा था। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मास पे भी डिपेंड कर रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज का पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है ना।
और एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि ये सारा वैल्यू ऐसा ही रख दोगे, 2 पाई के ये सब, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल आता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि ये सारा वैल्यू एसआई में रख दोगे तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻। एनसीईआरटी ने इसको ना आर एच भी बोला है, इस वैल्यू को आर एच बोला है, एनसीईआरटी में लिखा है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 16 और ये 17। आप एनसीईआरटी चेक करो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल लिखा है सॉल्व करके, और उसी को एक नया कांस्टेंट भी नाम दिया है आर एच, दैट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। अभी एक और आर हम पढ़ेंगे, वहां आर एच नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, वो अलग चीज है ना। ठीक है, एनसीईआरटी इस बार एक एक लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा भी है आर एच, है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। एक और आर रहेगा कभी, वो बताएंगे आपको। ये आर एच वो वाले आर एच नहीं है जो कि 1.1 इंटू 10⁻7 बोलते थे, यार मीटर इनवर्स, 1/लैम्डा का जो फॉर्मूला था, वो डिराइव करेंगे अभी हम लोग। अच्छा, इसी को अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दो इसको, तो ये आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई, ये एक्सप्रेशन ज्यादा नोन होगा तुम्हारा, नहीं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहां तक ओके है ना। बोलिए, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा यूज होगा। नाउ ये बताओ, जब ये निकाल ही लिया है, काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट क्या लिख पाएंगे हम लोग, माइनस ऑफ ई एन लिख पाएंगे क्या। देखो ना यहाँ पे, फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का तो हमारे पास एक्सप्रेशन है भाई, बोलो कितना लिख देंगे। अगर कोई बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट निकालो, तो उसको तुम ये फॉर्मूला बता सकते हो कि इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, दैट इज 19। देखा, बोलो, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है शॉर्ट टर्म में। अच्छा, इसी को कुछ लोग क्या लिख देते हैं भाई, ई नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आर एच लिख दिया था इसको, नहीं आ रहा है समझ में, जैसे लिखा था ना वहां पे 0.53 एंगस्ट्रॉम, फिर आर नॉट लिख दिया था हमने उसको, तो इस एनर्जी को हम ई नॉट भी बोल सकते हैं, ऐसे क्विक कैलकुलेशन के लिए। जहां रेशियो निकलता है वहां पे ये काम आ जाता है, कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, ई नॉट कैंसिल हो जाए। ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे यहां से बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ, यहाँ देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ, तो 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर -27.2 electron volt z square by n square. This is the expression for potential energy of electron in nth orbit. So now we have all the expressions. ठीक है, kinetic, total, potential, every expression now we have. Done.
आगे बढ़े। ठीक है, अब बताओ एनर्जी निकाल सकते हो अलग अलग ऑर्बिट में। अब देखो थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, लेकिन आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूं कि फॉर एच एटम बताओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिख दोगे। वी नॉट जेड बाई एन था ना, तो वी नॉट बाई एन कर दें क्योंकि जेड 1 होता है। रेडियस का एक्सप्रेशन आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड था, तो आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बस कर दें रेडियस का एक्सप्रेशन। अच्छा सिर्फ एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ, -13.6 बाई एन स्क्वायर, यही ना, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो आपको करना क्या है कि एच एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, है ना, 5 ऑर्बिट में आपको ये तीनों पैरामीटर निकालना है एच एटम के लिए। एच एटम के लिए एनर्जी कितना है फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 रख के देख लो। सेकेंड में एनर्जी कितना आएगा E2, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो -3.4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर से डिवाइड करो, 2 मतलब 2 का स्क्वायर से। अगर हाइड्रोजन के लिए सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है तो -13.6 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है एनर्जी तो -13.6 3 का स्क्वायर दैट इज 9, कितना आएगा 1.5 1 ना। अच्छा E4 बताओ -13.6 बाई 16, पक्का -0.85 आ रहा है जी। E5 बता दो, बाई 25 करना पड़ेगा, -13.6 बाई 5 का स्क्वायर कितना आएगा, एनीवन 54 राइट, वेरी गुड। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और मान लेते हैं ये E इंफिनिटी है तो जीरो, E इंफिनिटी जीरो। अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस कितना आर नॉट, वेलोसिटी वी नॉट, 1 1 रख दो। सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी वी नॉट बाई 2 और रेडियस 4 आर नॉट। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी वी नॉट बाई रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट में 16 आर नॉट वी नॉट बाई, फिफ्थ ऑर्बिट में 25 आर नॉट वी नॉट बाई 5। इंफिनिटी में तो रेडियस ऑब्वियसली उसके फील्ड के बाहर, इंफिनिटी मतलब दूसरे गैलेक्सी में नहीं जाना है। एटम के लिए इंफिनिटी मतलब हो सकता है 5 एंगस्ट्रॉम, ऐसा न्यूक्लियस से जस्ट फील्ड से बाहर। और इंफिनिटी पे वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो ही आ जाएगा अगर यहाँ इंफिनिटी रखोगे तो। रेडियस इनफाइनाइट आ जाएगा और वेलोसिटी जीरो, तो इंफिनिटी पे नहीं बताना। ये सेम डायग्राम आपको बनाना है He प्लस Li प्लस 2 एंड Be प्लस 3 के लिए, यही होमवर्क है। हाइड्रोजन के लिए मैंने बना दिया, आपको ये इस तरह के डायग्राम बनाने हैं इन तीनों एटम के लिए, आयन के लिए। एक प्रैक्टिस हो जाएगी, सबका E1 से E5 निकालोगे नहीं। अब बस क्या बदल जाएगा, अगर He प्लस के लिए बात करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बदलेगा, सिर्फ रेडियस ही तो बदल रहा है, जेड तो फिक्स हो रहा है ना He प्लस के लिए, बोलो। He प्लस के लिए जेड तो फिक्स हो रहा है, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूं लेकिन यहाँ लिख देता हूं। रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाई 2, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट जेड बाई एन ना, 2 बाई एन, मतलब 2 वी नॉट बाई एन। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 वी नॉट बाई, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। He प्लस के लिए जेड फिक्स हो गया, ये बताओ -13.6 इंटू 4 कितना होगा, -13.6 इंटू 4 54.4 ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई, देखो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए,
He+ के लिए देख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है, n का वैल्यू 1 से 5 रखना है, इसमें ऐसा बन जाए। अच्छा, इसमें n का वैल्यू R0 n² 2 है, तो यहां पर भी n का वैल्यू क्या रखना, 1 2 3 4 5 तक रख के आपको ऐसा डायग्राम बना लेना है। अब समझे? बोलो, पक्का? प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ आगे लिखेंगे, कुछ टर्म्स लिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H लाइक एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H लाइक एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी पे भेजना। 1 से ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड H लाइक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, E इंफिनिटी माइनस E1। H लाइक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है भाई, E इंफिनिटी माइनस, ये 0 होगा और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा H लाइक एटम ये नहीं पता, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये लगा सकते हैं। बोलो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल फॉर H लाइक एटम? E1 कितना रखोगे, -13.6, और कौन सा H लाइक एटम हमें नहीं पता ना, एनी H लाइक हो सकता है ना। अरे बोलो, E इंफिनिटी तो कोई भी H लाइक एटम हो 0 होता है, लेकिन E1 H लाइक एटम के लिए अलग अलग, हाइड्रोजन के लिए 13.6 है, लेकिन अभी कैलकुलेट करोगे तो हीलियम के लिए कितना आएगा, -54 पॉइंट। हीलियम का E1 कितना आएगा He+ का, यहाँ 1 रख दो, He+ का E1 आएगा, जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 था, He+ के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में -54.4 आएगा। ये अलग अलग लेबलिंग आएगी ना, हाइड्रोजन का लेबल अलग है क्योंकि उसका Z1 है, He+ के लिए लेबल अलग होगी। आ रहा है समझ में? तो एक्सप्रेशन फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक एटम इज दिस। ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H लाइक एटम। ठीक है, 1 से इंफिनिटी ले जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी ले जा रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी H लाइक एटम के लिए। जबकि नॉर्मल डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने क्लास में क्या लिखा है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। किसी जनरल एटम के लिए क्या डेफिनेशन है, या सबके लिए क्या डेफिनेशन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लास में आप थे और लिखाया था ये, है ना। ये प्राची क्यों नहीं है आज? ठीक, यहां तक समझ गए? बोलो, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी फॉर H लाइक एटम। ठीक है, तो सेपरेशन एनर्जी मतलब होता है इंफिनिटी पे तो भेजना है, बट 2 या 3 या 4 से, 1 से इंफिनिटी नहीं भेजना है, 2 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी भेजना है तो उसको क्या कहलाता है, सेपरेशन एनर्जी। मतलब दैट शुड नॉट बी 1 से इंफिनिटी। Separation energy is the energy required to eject the electron from any excited state to infinity, and if that state is ground state, it is called ionization energy. अगर ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी भेज रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद रहेगा, बोलिए। लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव, पेज नंबर 47 में लिखा है, आप देख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव टू इंफिनिटी, remove the electron to infinity from any excited state. पेज नंबर 47 में लिखा हुआ है, ठीक है। सेपरेशन एनर्जी को सेपरेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं।
आयनेशन एनर्जी को आयनेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी भेजना है, जैसे मैं बताऊं फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी अगर निकालना है तो मतलब ई इंफिनिटी माइनस E2 करना है। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब 2 से इंफिनिटी। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी इंफिनिटी तो भेजना ही है, 3 से इंफिनिटी भेजोगे तो सेकेंड सेपरेशन हो जाएगा। 2 से इंफिनिटी भेजोगे तो पता है हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी कितना होगा जी? 1 से इंफिनिटी भेज रहे हो हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी कितना होगा? प्लस 13 पॉइंट। ई इंफिनिटी 0 है माइनस E1, ई इंफिनिटी 0 है माइनस E1, या हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट निकालो ना, आयनेशन एनर्जी कितना 13.61 का स्क्वायर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी भेजना है ना, तो एक पैकेट एब्जॉर्ब होगा। कौन सा पैकेट एब्जॉर्ब होगा भाई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट एब्जॉर्ब होगा, तब इसका इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? क्लियर है? वही अगर 2 से इंफिनिटी भेजना है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो जो पैकेट एब्जॉर्ब होगा 2 से इंफिनिटी भाई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट एब्जॉर्ब होगा हाइड्रोजन के लिए। मेरी बात आई समझ में? किसी भी H लाइक एटम का इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी भेजना है, पता है हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी कितना होगा? 13.6। He प्लस के लिए आयनेशन एनर्जी होगा 13.6 इंटू 4। Li प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन को 1 से इंफिनिटी भेजना है तो 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9। बी प्लस 3 के जो एक इलेक्ट्रॉन है, बी प्लस 3 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी 1 से इंफिनिटी भेजना है 16। तो हर H लाइक एटम का आयनेशन एनर्जी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी मिनिमम है, He प्लस के लिए और ज्यादा। तुम खुद सोचो, एक न्यूट्रल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या He प्लस से? न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या He प्लस से? भाई He प्लस में जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है ना। Li प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या हाइड्रोजन से? Li प्लस 2 ऑलरेडी 2 प्लस चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा है। बी प्लस 3 से और डेंजरस होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, ऑलरेडी प्लस 3 पे ट्राइवेलेंट केटायन है, उसको प्लस 4 पे ले जाने का सोच रहे हो तुम। समझ? इसीलिए आयनेशन एनर्जी जैसे जैसे जेड बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनेशन एनर्जी बढ़ता है। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से होल्ड करेगा, तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। यस नो? सो व्हाट इज आयनेशन एनर्जी, व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी? इज इट क्लियर? आपका होमवर्क रहेगा इस ये डायग्राम बनाना, है ना? नेक्स्ट क्लास में होमवर्क नहीं, मैं यहां से कॉल कर दूंगा घर। खौफ बनी रहनी चाहिए क्या? हाँ ठीक। सेपरेशन समझ गए? नाउ द एक्साइटेशन एनर्जी, एक और डेफिनेशन है, टर्म सीखना जरूरी है। एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी किसी भी लोअर ऑर्बिट से, मतलब 1 से हमेशा हायर ले जाना है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। फील्ड से बाहर नहीं ले जाना है। 1 से 2 ले जाओगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 ले जाओगे सेकेंड एक्साइटेशन, 1 से 4 थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। हमेशा, है ना? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है E2 माइनस E1, क्योंकि 1 से 2 ले गए। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है E3 माइनस E1। हमेशा 1 से ही लेके जाना है। एक्साइटेशन मतलब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, नॉट इंफिनिटी। अगर 1 से इंफिनिटी ले गए तो एक्साइटेशन एनर्जी किस क्या कहलाएगा? समझ में आया? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। E4 minus E1. So excitation energy is the energy needed to excite the electron from ground state to higher orbit, not infinity, है ना? लिख लो, amount of energy needed to promote an electron from ground state to nth energy level. Amount of energy needed to promote an electron, excitation energy, the amount of energy needed to promote an electron
to promote या to excite the electron, to promote the electron or to excite the electron from ground state to any higher orbit, from ground state to any higher orbit, है ना, from ground state to any higher orbit. यहां तक समझ गए सब लोग? एक्साइटेशन जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब, अच्छा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, एनी आइडिया? हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? हमने कैलकुलेट कर रखा है, मतलब 1 से 2 लेके जाना है ना भाई, 1 से 2 लेके जाना है, तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दिस माइनस दिस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ निकाल सकते हो। फॉर H फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, E2 कितना है -3.4 और E1 कितना है, देखो तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। E2 कितना है -3.4 और माइनस ऑफ 13, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अच्छा वही हाइड्रोजन के लिए 1 से 3 ले जाना है, तो हाउ मच एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन है ना, ये कितना है -1.51 माइनस ऑफ 13.6 कितना आएगा 12 अरे बताओ भाई 12.08 पक्का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 से 2 लेके जाना है 10.2 एनर्जी पैकेट दे मारो, लेकिन 1 से 3 लेके जाना है तो समझ में आया? सो अगेन क्लियर, आयनेशन एनर्जी 1 से हमेशा इंफिनिटी, सेपरेशन एनर्जी किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी, फर्स्ट सेपरेशन मतलब 2 से इंफिनिटी, सेकंड सेपरेशन एनर्जी 3 से इंफिनिटी, थर्ड सेपरेशन एनर्जी 4 से इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन 1 से 2, सेकंड एक्साइटेशन 1 से 3, थर्ड एक्साइटेशन, पक्का समझ में, सबका वैल्यू भी समझ में आ रहा है? बढ़िया, मैं बोर्ड पूरा ही क्लीन कर रहा हूं, अब देखो कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो जल्दी से। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला में सेकेंड ऑर्बिट में n के जगह पे क्या रख दोगे, 2 का स्क्वायर तो मतलब 4 -13.6/4, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बार बार। फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ 1 रखो, सेकेंड में निकालना है तो यहाँ ये ऊपर फिक्स है 13.6 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, सॉल्व करना है ये। ठीक है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, अगर आप सच में बोर मॉडल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मैं बताऊं, अगर किसी ने क्लास 2-3 नहीं किया है तो लास्ट का 3-4 क्लास का यूज हुआ है यहाँ पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। मैं डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ कि आप वो लेक्चर देख पाओ। एक्स्ट्रा मेहनत मतलब एक लेक्चर अपलोड करने में 3-4 घंटे जाते हैं, वैसे नहीं होता है, एक एक लेक्चर बनते हैं कम से कम 10 GB के आसपास का, है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपके बैच का बना हुआ है प्लेलिस्ट, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया था, प्लीज आप इसको देख के खत्म कर सकते हैं। जिसका मिस हुआ है, जो क्लास में सब किया है उसको प्लीज कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चन करना है घर पे, ठीक है। आपने 2-3 लेक्चर मिस किया है तो यहाँ पे है, और कल संडे है, जिसने मिस किया है सबसे पहले एटॉमिक तो कंप्लीट करके आओ, ठीक है। बाकी फिर मोल का तो बैकअप चल ही रहा है, अब तो लग रहा है मोल का बैकअप का भी बैकअप देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि अभी भी लोग आ रहे हैं ना, तो कोई नहीं, लोग आने चाहिए, हमें बहुत जरूरत है, हाँ? अभी ना बाहर वाले बच्चों के लिए, मतलब जो लोग कहीं और भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है, अगले महीने से टेस्ट सीरीज। तो स्टोरी में अगर तुमने देखा होगा तो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है।
तुम्हारे टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च होगा, वो अलग चलेगा, है ना। हालांकि ये पेपर अगर बाहर के बच्चे इनरोल करते हैं बहुत सारे, तो वो तो देंगे ही, आपको भी पेपर अवेलेबल करा देंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, 5 मिनट और लेंगे आपका टाइम, मुझे जाना है, ऐसे स्कूल जाना है, लेकिन ठीक है। सुनो सुनो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने रख के जाता हूँ। ये जो ऑर्बिट हमने यहाँ बनाया, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, समझे। स्ट्रेट लाइन में भी दिखाते हैं, जो फर्स्ट ऑर्बिट उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाए, और फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड, थर्ड यहां दिखा देते हैं, फोर्थ। गैप क्यों कम कर रहे हैं उसके पीछे रीजन भी अभी पता चलेगा, है ना। और मान लेते हैं ये इंफिनिटी है, 3 4 5 6 इंफिनिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1, राइट। सेकंड में हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना ऐसा। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 जाना है, कौन सा पैकेट लेगा वो, 1 से 2 का गैप लेना पड़ेगा, मैंने ये पॉइंट लिखाया था। इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ओनली दोज पैकेट whose energy must be equal to energy difference between two level। तो 1 से 2 जाने के लिए एक पैकेट, ये गैप कितना है भाई, डेली E2 माइनस E1, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10.2। पता है इस मैग्नीट्यूड का अगर इसको पैकेट मिलेगा 10.02 का, तो वो एब्जॉर्ब करके 1 से 2 पे चला जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन रख के जाता हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन को 1 पे रहते हुए 2 पे जाना है, तो 10.2 का पैकेट एब्जॉर्ब होगा। क्या उससे कम एनर्जी का पैकेट एब्जॉर्ब होगा, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या उससे कम का एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, अगर 10.3 दे दिया तो क्या एब्जॉर्ब होगा, 10.2 से 1 से 2 चला जाएगा। 10.3 दे दिया तो क्या एब्जॉर्ब होगा, ये सोचने वाली बात है। 10.2 दे रहे हैं तो हो जाएगा, 10.2 से छोटा दे रहे हैं, होगा या नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करूंगा। मतलब 10.2 से छोटा अगर मान लो 5.1 दे रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है 5.1 का 2 पैकेट लेके वो चला जाए वहां। क्या 10.2 से ज्यादा, मान लो 10.3 दे दिया, मैं बोल रहा हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, इन चारों में कौन एब्जॉर्ब होगा और कौन नहीं होगा, एक तो कंफर्म ये हो जाएगा। क्या ये सब एब्जॉर्ब होगा और कोई, यही क्वेश्चन है, इसके बारे में सोच के आइए। होमवर्क है आपका, मॉड्यूल से पेज नंबर 47 तक पूरा थ्योरी कर लेना है, उसके बाद कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 कर लेना है मॉड्यूल का, उससे पहले तक पूरा थ्योरी और क्वेश्चन सब कर लेना है, पेज नंबर 47 मॉड्यूल का। और एक्सरसाइज 1 का 51 तक क्वेश्चन ट्राई करके आना है, एक्सरसाइज 1 का 51 तक क्वेश्चन ट्राई करके आना है, 1 से 51 एक्सरसाइज 1 का। एनसीईआरटी भी बोर मॉडल तक पढ़ के आना है अच्छे से,